नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में सभी 8 तहसीलों पर 16 नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर आज से नामांकन शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन नाम निर्देशन पत्रों की खरीदारी हुई शुरू। वहीं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि सभी 8 तहसील पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। 24 थाना अध्यक्षों को लगाया गया है। 600 आरक्षी व मुख्य आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 70 सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगाई गई है। 8 तहसील के लिए पुलिस लाइन से 8 QRT टीम का गठन किया गया, जो कि भीड़ भाड़ या अन्य गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। प्रत्येक तहसील जहां पर संबंधित क्षेत्रों के नगर निकायों का नामांकन होना है, वहां के लिए एक QRT टीम निर्धारित की गई। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन स्थल की 100 मीटर की परिधि में केवल प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक ही जा पाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर पुलिस की तरफ से सभी प्रकार के बंदोबस्त करने की बात कही। कहा कि कोई भी गैर वांछित गतिविधियों में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं निरोधात्मक रूप से पहले से ही कई अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सूचीबद्ध किया जा रहा है, हिस्ट्री शीट खोली जा रही है और गैर वांछित गतिविधियों में लिप्त अपराधी लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फरार अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 8 तहसीलों मुख्यालय पे ये प्रक्रिया चलेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूर्ण करा ली गई है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि नामांकन कक्ष की 100 मीटर की परिधि में जो प्रत्याशी हैं और उसके साथ जो अलाउड व्यक्ति हैं उनके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा, किसी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, किसी लाइसेंसी शस्त्र का उसमें मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए। इन सब का कंप्लायंस कराया जा रहा है। सभी नामांकन केंद्रों पर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसमें हमारे 24 थाना प्रभारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लगभग 600 के करीब आरक्षी, मुख्य आरक्षी इस्तेमाल हो रहे हैं और 70 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। साथ साथ में पुलिस लाइन से 8 QRT तैयार की गई हैं। हर एक नामांकन स्थल के लिए QRT तैयार की गई है। किसी भी आकस्मिकता में अगर भीड़ भाड़ कहीं होती है उसको हैंडल करने के लिए जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका कंप्लायंस कराया जा रहा है। भीड़ को मॉनिटर करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। क्योंकि आज पहला दिन है नामांकन का, तो आज के दिन को और हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसमें अगर और पुलिस बल की आवश्यकता होगी या व्यवस्था में कुछ और चेंज करने की आवश्यकता होगी उसको किया जाएगा। एक कंपनी PSC हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी बाई रोटेशन अलग अलग नामांकन केंद्रों पर भेजा जाएगा शांति व्यवस्था ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए। पूरे चुनाव में कितनी फोर्स लगाएगी? चुनाव में जो मतगणना की फोर्स है वो अलग होती है। उसके अलावा हर जितने भी जहाँ जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे हमारी FST और SST एक्टिवेट कर दी गई है। इसके साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के लगभग हमारे 200 सब इंस्पेक्टर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। लगभग 1700 के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, जिनकी अलग अलग प्रकार की मतगणना तक अलग अलग तरीके से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदान और मतगणना की ड्यूटियाँ अलग से लगती हैं, उसको जब प्रक्रिया आएगी तो उसको इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च ऐसे एरियाज़ में जहां चुनाव है, जहां आबादी घनी है या जो किसी भी प्रकार से संवेदनशील एरिया है, वहां शाम के टाइम फुट पेट्रोलिंग और PSC के साथ फ्लैग मार्च सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने हिस्ट्री शीटर हैं उनका सत्यापन का एक बहुत वृहद अभियान चलाया गया है। जितने वांछित अभियुक्त हैं, आपने देखा होगा कि जितने वांछित थे उस पर हम लोगों ने अभी लगभग 30 लोगों पर इनाम की घोषणा की है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पाबंदी की कार्रवाई बहुत भारी संख्या में की जा रही है। पिछले विगत चुनाव में जहाँ जहाँ घटनाएँ हुई हैं उनमें जो मुकदमे लिखे गए हैं उसमें जो लोग शामिल रहे हैं उनके पाबंदी की कार्रवाई, उनकी निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। और अवैध शराब और अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको से वेरिफिकेशन कराना और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करना। ये सारी कार्रवाइयाँ वर्तमान में की जा रही हैं और अच्छे तरीके से सकुशल रूप से चुनाव को संपन्न कराया जाए। प्रत्याशियों के लिए क्या गाइडलाइन है कि धन बल और बाहुबल का प्रयोग होता है चुनाव में? नहीं, धन बल बाहुबल का प्रयोग किसी को करने नहीं दिया जाएगा। हम लोग पूर्ण रूप से जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत रहते ही सभी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें।
कोई भी किसी अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त होगा तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर पंजीकृत करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन जो भी विधिक रूप से जो चुनाव आयोग के प्रावधान है उनका अनुपालन करते हुए ही सभी लोग अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस पूरी प्रक्रिया में प्रतिवाद करें। अनुसूचित जाति की महिला का अपहरण व हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सतीश चंद्र त्रिवेदी ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार 4 अप्रैल 2000 दिन में एक राहगीर ने संजरपुर बाजार के निकट मीरपुर में झाड़ी में एक महिला की लाश देकर स्थानीय निजामाबाद थाने को सूचना दी। दूसरे दिन अखबार में छपी खबर को देखकर मृतका के पुत्र मुन्ना पुत्र फिरतू निवासी पंदहा थाना रानी की सराय में निजामाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि माता सुमारी देवी मुकदमे में पैरवी के लिए 3 अप्रैल को दीवानी कचहरी गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। विवेचना के दौरान सहतथ्य प्रकाश में आए कि मृतका सुमारी से आरोपी मूलचंद उर्फ खुरचंद पुत्र बनारसी यादव निवासी पोही की सराय थाना निजामाबाद ने 1,000 रुपए उधार लिए, जिसको मांगने पर मूलचंद ने उन्हें सुमारी देवी का अपहरण करके हत्या कर दी। पुलिस ने जाँच पूरी करने के बाद मूलचंद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने मुन्नालाल, सुनीता, शंकर, रामचेत, जितेंद्र, डॉक्टर PN नाडर, हेड मुहर्रिर राजेंद्र प्रसाद वर्मा, थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पाठक, हेड कांस्टेबल सुबेदार मिश्रा को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मूलचंद उर्फ खुरचंद को आजीवन कारावास व 15,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। वक्त आ गया कि स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहना जाए। वरिष्ठ नागरिकों को भी मास्क लगाना चाहिए क्योंकि सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में कुल 10 केस चिन्हित किए गए। इनमें से 8 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 2 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई। उनके संपर्क में आए संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराएगी। निगरानी समिति सहित अन्य टीमें सक्रिय की जा चुकी हैं। संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जाँच के लिए KGMC भेजे गए हैं। वर्तमान में 10 केस सक्रिय कोरोना के आजमगढ़ जनपद में चिन्हित हुए हैं, जिसमें से 8 होम आइसोलेशन में हैं, 2 हमारे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। भर्ती मरीज भी स्वस्थ हैं, किसी को कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। ये हमारे जनपद में रानी की सराय में 1 केस, बिलरियागंज में 1 केस, मोहम्मदपुर में 1 केस, बिलरिया और फूलपुर में 1 केस, बाकी 3 केस पलनी में है, 1 मऊ का रहने वाला है, 2 हमारे अर्बन क्षेत्र में है। ये क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या व्यवस्था की जा रही है? इनके लिए जो भी हमारे केस पॉजिटिव निकल रहे हैं, RRT टीम तत्काल उनसे संपर्क करती है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेती है, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उनके किस किस से संपर्क हुए हैं, उनको कौन सी बीमारियां हैं, कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, स्वास्थ्य का परीक्षण करके उसके अनुसार दवाई दी जाती है। अगर होम आइसोलेशन के लायक है तो इन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर किसी की तबीयत खराब दिखती है तो उसे अस्पताल में भर्ती करके इलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा RRT टीम के द्वारा गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति मिलते हैं, जो उनके संपर्क में आए हैं, आसपास के एरिया में लोगों का सर्वेक्षण करके सभी जो संदिग्ध रोगी मिलते हैं उनकी जांच कराई जा रही है, सैंपलिंग हो रही है। निगरानी समितियों को एक्टिवेट कर दिया गया है, विशेष तौर पर उनके द्वारा उस क्षेत्र में प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य की जानकारी और किसी लक्षण युक्त व्यक्ति अगर कोई दिखता है तो उसके बारे में सूचना RRT टीम के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर दी जा रही है। ICCC से RRT टीम की निगरानी की जा रही है, उनके द्वारा भ्रमण किया गया है और उनके द्वारा कितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लोग पाए गए, मरीज की क्या दैनिक स्वास्थ्य की स्थिति है, इसके बारे में ICCC से प्रश्न पूछा जा रहा है। ICCC सभी के लिए खुला हुआ है। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है तो सीधे हमारे कॉन्टैक्ट रूम से बात कर सकते हैं और उन्हें अपेक्षित सहयोग दिया जाएगा। कोरोना के पूर्व में जो लक्षण हैं वही लक्षण थे, सामान्यतः बुखार आना, खांसी, जुकाम, सांस में दिक्कत, यही पहले भी लक्षण थे और आज भी वही लक्षण है। कोई विशेष उसमें लक्षण में परिवर्तन नहीं है। अभी ये किया जा रहा है कि जो भी केस हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं
उनका सबका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KGMC लखनऊ में सैंपल भेजा जा रहा है, जिससे वायरस के स्ट्रेन का पता चल सके। सर, आपके द्वारा रोडवेज जो बाहर से यात्री आते जाते हैं रेलवे स्टेशन और रोडवेज वहाँ जगह होगी बड़ी लखनऊ, वहाँ कोई चेकअप कार्ड शुरू किया जा रहा है? अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जनपद में कोरोना के रोगियों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे हमको वो कदम उठाना पड़े। हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चिकित्सालय हैं, वहाँ पर ये जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और हमारी सभी टीम को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल संबंधित लक्षण वाले व्यक्ति को वहाँ पर भेजें और जांच कराएं। ऐसी अगर आवश्यकता पड़ती तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे जब आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो या और कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर हम इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आजमगढ़ जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसे बेचकर जबरन शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्थित ननिहाल में रहने वाली नाबालिग लड़की का 1 अप्रैल को अपहरण हो गया था। 12 अप्रैल को लड़की के मामा के नंबर पर लड़की ने ही फोन किया तो मामा पुलिस के साथ अलीगढ़ पहुंचकर उसे बरामद किए। लड़की का शनिवार को कोर्ट में बयान हुआ और 3 लोगों पर मुकदमा कराया गया। पुलिस ने रविवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की शहर कोतवाली के गांव स्थित अपने ननिहाल में रहकर पढ़ती थी। 1 अप्रैल को वो गायब हो गई। परिजनों ने बलरामपुर चौकी पर गुमशुदगी दर्ज कराई। 12 अप्रैल को लड़की ने मामा को फोन कर बताया कि उनके घर में किराए पर रहने वाली सुशीला देवी व दूसरी महिला मुन्नी देवी उसे लेकर अलीगढ़ आई और उसका विवाह करा दिया। मामा ने पुलिस से संपर्क किया और शहर कोतवाली पुलिस के साथ अलीगढ़ जाकर नाबालिग को बरामद कर लिया। शनिवार को उसका कोर्ट में बयान हुआ और परिजनों की तहरीर पर शहर कोतवाली में मुन्नी देवी, सुशीला देवी और अलीगढ़ के नेवादा के रहने वाले राहुल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शहर कोतवाली पुलिस ने रविवार को ही तीनों नामजद अभियुक्तों को निकली थी हाफिजपुर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि लड़की की खरीद फरोख्त की गई। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच जारी है। अन्य लोगों का नाम प्रकाश में आएगा तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया कि तीनों मिलकर एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1 अप्रैल को थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक नाबालिग लड़की जो घर से गायब है, इसके संबंध में FIR नंबर 163/23 धारा 363 थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया था। टीम गठन किया गया था IO के नेतृत्व में बरामदगी के लिए। तो जो अपहृता थी उनको बरामद कर लिया गया है। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। राहुल सिंह जो जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, सुशीला देवी और मुन्नी देवी जो जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर पहले 363 IPC का FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें धारा 328, 367, 368, 370, 506 और धारा 34 IPC की बढ़ोतरी की गई है। इन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें कुछ खरीद फरोख्त का भी प्रकरण सामने आया है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है और जो अपहृता है उसको अलीगढ़ में किसी व्यक्ति को बेचा गया है। इसी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना बहुत विस्तृत रूप से की जा रही है और आगे भी जो लोग इसमें प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसमें हम लोग इंश्योर करेंगे। सर, कोई गिरोह काम कर रहा है क्या? ये तो डेफिनेट है कि ये जो 3 लोग पकड़े गए हैं इन्होंने एक संगठित गिरोह के रूप में काम किया है। अब इनका क्या आपराधिक इतिहास है, पूर्व में इनके ऊपर कोई मुकदमे हैं या नहीं है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और इनके साथ और कौन व्यक्ति शामिल है इसकी भी विस्तृत जांच की जा रही है। इसीलिए इन सभी धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए और इनको जेल भेजा गया है। आधुनिक युग में जब हम हर जगह डिजिटल इंडिया शब्द सुन रहे हैं और फोन अब एक स्मार्टफोन है, इसने भारत में शिक्षा का चेहरा भी बदल दिया है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनके पास उचित संसाधन नहीं है और कोचिंग संस्थानों की कमी है। ऐसे माहौल में सीखना आसान नहीं है। ऐसे समय में जब सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है, भारत में ई-लर्निंग ऐप्स ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। उन्होंने न केवल छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाया है बल्कि माता पिता के लिए भी तनाव कम किया है और उसी को देखते हुए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में पहला स्कूल बना जिसने बच्चों को 360 डिग्री डिजिटल लर्निंग के लिए अपना स्कूल ऐप बच्चों को समर्पित किया। इस ऐप के माध्यम से बच्चे स्कूल में डिजिटल स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल स्कूल के साथ साथ अपने घर पर भी कर सकते हैं। स्कूल में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए ट्रेनर ने बताया कि सबको पता है कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऑडियो विजुअल क्लासेस बहुत ही कारगर होती है। अभी तक बच्चों को ये सुविधा सिर्फ स्कूल के अंदर मिलती थी, मगर पैराडाइज स्कूल ने इसकी कमी को समझते हुए जिस कंटेंट को बच्चे स्कूल में इस्तेमाल करते हैं वही स्मार्ट क्लास उनके मोबाइल में मिले तो उनके कॉन्सेप्ट समझने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। इस ऐप के इस्तेमाल से नई एजुकेशनल पॉलिसी के हिसाब से बच्चे अपने आप ही अपना होमवर्क एवं जो समझ में ना आए उसकी वीडियो बार बार देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
इस ऐप के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट सभी बच्चों की प्रोग्रेस एवं वो कितना समय डिजिटल लर्निंग ऐप पे पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रही हैं ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे एवं उनके गार्जियन ने इस ऐप को और स्कूल के प्रयास को बहुत ही सराहा और उनके कई प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला ऐप बताया। प्रोग्राम है, कम से कम महीने 2 महीने में कराना चाहिए। इससे पेरेंट्स और बच्चे दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना, क्या करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स लोग अपने ही काम में बिजी रहते हैं। तो यहाँ आने पे थोड़ा बहुत टाइम फिर लोग धीरे धीरे देने भी लगते हैं, तो इससे बच्चों में सुधार भी आता है। यहाँ पे जो इनका प्रोग्राम ये चल रहा है, आजकल के इस समय में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं सब मोबाइल लेके उल जलुल चीज़ें जैसे हुआ कार्टून ये सब अधिक से अधिक देखते हैं। तो इन लोगों के ऐप लॉन्च करने का मात्र यही एक है कि अगर उल जलुल चीज़ जैसे कार्टून ये सब देखना है तो एक पोएम, एक उसकी साइट ही पूरी दे दे, उस साइट में स्कूल से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें आए। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो भी कुछ चीज़ें होती है कि देखने में पढ़ने में काफ़ी हार्ड लगती हैं, उसको इन लोगों ने आसान कर दिया है उस तरीके से कि बच्चे पढ़े, उसको गाने में सीख ले, उसको ऐप के थ्रू जैसे कि कार्टून के बजाय इसको देखे तो इसमें इंटरेस्ट बढ़े, उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, ये फ़ायदा है। My concept, this app is very useful for the students and teachers also, because that the student can be more learned to visualization on the basis of the visualization on the video. According to video, the students can be prefer how to learn, how to कैसे वो किसी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ये उनको, क्योंकि जैसे अभी दिखाया गया कि कैसे कोई चीज़ हम जब देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करते हैं, बाकायदा कि जब हमने कोई चीज़ क्या कहते हैं पढ़ी हो। पहले से भी कहा गया है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो 10% याद होती है, जो चीज़ हम सुनते हैं वो करीब 30 से 40% याद होती है, और जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें 80% तक याद हो जाती है। तो सेम इसी पे आधारित ये ऐप है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा और स्कूल के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, जिससे कि बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हमारे उसी प्रकार स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो बच्चों का भी भविष्य बनेगा, स्कूल का भी भविष्य। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति ने बताया कि ये ऐप CBSE से अप्रूव्ड कंटेंट देता है और इसमें आप विभिन्न प्रकार के टॉपिक, प्रश्न, असाइनमेंट से बच्चों में चहुमुखी विकास कर सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया रोचक होगी, बच्चे मोबाइल पर सार्थक समय बिता सकेंगे, ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं होगी और अभिभावक बच्चों का जुड़ाव बढ़ जाएगा। And today we are organizing a parenting seminar. Here we'll inform our parents about our new learning app which we and Smart School have developed together. And we are informing our parents that how we can make learning more interesting, and with help of today's technology, how we can create a more interesting and experiential learning program for our kids. And they may be benefited after going to their homes. During school hours, teachers are here to teach them, but when they are at their homes, they are using their time in mobiles and telephones. So we have planned to use those hours in more creative ways. We have developed a plan with help of Smart School, through which those students can do the self-learning in more creative and interesting ways. And this educational plan learning app is based on the new education policy. As per the government directions, we have catered all the criteria suggested by our government. So that's why this is a very interesting app, which is definitely going to help our students. And the parents and teachers will also be benefited. आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए द्वितीय चरण में मतदान 11 मई को होगा। मतदान की तिथि की घोषणा के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गयी। आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद एवं 25 वार्डों के सदस्यों के लिए कुल 1,506 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 54,181 एवं महिलाओं मतदाताओं की संख्या 46,325 है। नगर पालिका परिषद के पिछले चुनाव में शीला श्रीवास्तव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी से अजय सिंह व समाजवादी पार्टी की ओर से पद्माकर लाल वर्मा प्रत्याशी थे। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार के रूप में पुनः अजय सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं,
तो समाजवादी पार्टी की ओर से निवर्तमान पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव, परवेज अहमद और सरफराज आलम मंसूर भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ चुके पद्माकर लाल वर्मा, जिन्हें व्यापारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारत रक्षा दल की ओर से हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, अभिभावक संघ के सचिव गोविंद दुबे भी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा कि राजनीतिक दल किसे अपना प्रत्याशी बनाते हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य समस्या के तौर पर सड़कों और गलियों की बदतर हालत है। हालांकि नगर पालिका क्षेत्र की कुछ सड़कें पिछले दिनों बनी हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान है। नाले की साफ सफाई, बरसात में जगह जगह जल जमाव, रोड और गलियों में स्ट्रीट लाइट की खराब अवस्था, कूड़े के डंपिंग की व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। अगर आम लोगों की बात की जाए तो अधिकतर लोगों का मानना है कि निवर्तमान अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव का कार्यकाल काफी नकारात्मक रहा। जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही लोगों की समस्या सुनी गई। इन सब के बावजूद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रणीत श्रीवास्तव इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने नगर के विकास के लिए काफी बेहतर काम किया। 5 साल अध्यक्ष रही, तो कैसा कार्यकाल रहा? कौन कौन से अपने विकास के काम कराए? कार्यकाल थोड़ा सा तो मतलब कार्यकाल जनता ने मौका दिया निर्दल प्रत्याशी के रूप में। कार्यकाल अच्छा रहा, कुल मिला जुला के जो भी हमको योजनाओं का पैसा मिला उससे हमने जेन्युइन तरीके से काम किया और विकास किया पिताजी के तर्ज पर, और जनता को अच्छा से अच्छा मतलब सुविधा देने का पूरा प्रण लिया था, उसको पूरा करने का कार्य किया। जिसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं शहर के जितने डिवाइडर बने थे, जब हम चुनाव जीत कर आए थे किसी पे लाइट का नहीं प्रावधान था, लेकिन पूरे शहर के जितने भी डिवाइडर थे सब पे लाइटें लग गई। इसके अलावा आपका एक गौशाला पूरी कंप्लीट होकर हमारे कार्यकाल में तैयार हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्थल को उसको सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए 82 लाख रुपए का हमने सरकार से पैसा पास कराया, वो काम चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ जो शहर की जो पिच की रोडें जो बनी शहर इन 5 सालों में, कोई भी रोड जो है वो उसका लेपन का कार्य नहीं हुआ। उसको जब भी बनाया गया हॉट मिक्स प्लांट से जैसे कि बड़ी बड़ी रोडें बनती उस तरह से नगर पालिका द्वारा काम कराया गया, ताकि जो रोडें रहें उनका कम से कम लाइफ टाइम जो है 5 से 7 साल का रहे और वो जल्दी से जल्द टूटे ना। इस तरह का कार्य किया गया हम लोग। आप पिछली बार आपकी माताजी निर्दल प्रत्याशी रही, फिर आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, अब आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्या कारण? कारण ये रहा कि देखिए जब हम शुरू का हमारा कार्यकाल था तो बजट की बड़ी समस्या थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वाइन करेंगे अगर, तो क्या पता शहर के विकास के लिए हमको उसमें कुछ और मतलब बजट मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे तो हम शहर का और अच्छा विकास कर सकेंगे। लेकिन मैं 1 साल रहा भारतीय जनता पार्टी में, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे इतनी गुटबंदी है और लोगों का इतना आपस में एक दूसरे से मतलब भावनाएं दूसरी तरह की हैं कि ये आगे ना बढ़ने पाएँ या इनको कोई लाभ ना हो काम करने से, उसकी वजह से बजट का एलोकेशन 1 भी रुपए का मुझे मिला नहीं, तो जिसकी वजह से एक निराशा लगी मेरे हाथ, तो मैंने पार्टी को बदलने का कार्य किया। फिर मैंने अपना जो भी विश्वास था, मैंने समाजवादी पार्टी उस वक्त इनके सामने थी तो मैंने उसमें अपना विश्वास दिखाया और मैं समाजवादी पार्टी के साथ 2021 से रेगुलर हूँ, जिला पंचायती के चुनाव से, और उनके साथ कार्य कर रहा हूँ और आगे अपना टिकट की डिमांड भी वहीं से कर रहा हूँ और पूरी उम्मीद है कि मैं समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी के रूप में आने। इस बार माताजी नहीं, आप खुद टिकट मांग रहे हैं? जी हाँ, इस बार माताजी नहीं, मैं खुद इस बार चुनाव लड़ूंगा क्योंकि सामान्य सीट है और मेरी उम्र भी हो गई है, तो मैं चुनाव खुद कॉन्टेस्ट करूंगा और पिताजी की तर्ज पर काम करने का, शहर की जनता का सेवा करूंगा। जो पिछले कार्यकाल में विकास की योजनाएं रह गई, आगे क्या रहेगा? अगर शहर की जो देखिए मुख्य तौर से मेरा यही है कि डंपिंग ग्राउंड की हम लोग ने व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उसका जो प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए कार्य करने का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है एक बड़े से 5 एकड़ के डंपिंग ग्राउंड को डेवलप करने के लिए, क्योंकि शहर की सबसे मूलभूत समस्या जो है वो कूड़ा है। तो जब हमारे कूड़े निस्तारण की व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो हम शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा लाइटें तो इफरात लगी हैं, लेकिन जो भी और आधुनिक लाइटें हैं, मतलब कि शहर में चौराहों पे जो बड़े शहरों में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करने का काम करूंगा। इसके अलावा एक मेरा ये प्रोजेक्ट रहेगा कि किसी तरीके से भी आजमगढ़ शहर को कुंवर सिंह उद्यान के अलावा एक बढ़िया पार्क अगर मिल सके, बढ़िया ज़मीन हमें सरकार से मिले तो उसका व्यवस्था करने की कोशिश। और मतलब शहर में पानी की तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी है इन 5 सालों में, लेकिन जो एक बाढ़ की समस्या होती है, जब पानी बरसता है ज़्यादा तो 3 तरफ से हमारा शहर जो नदी से घिरा हुआ है, उसके लिए जो टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती थी, मैंने काफ़ी प्रयास करके उस बजट एलोकेशन के हिसाब से काम किया था, लेकिन उसको और अच्छा करने का काम करेंगे ताकि कभी भी जो नगरवासियों उनको जो पानी लग जाने से समस्या होती है उस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, और हम हमेशा नगर पालिका हमारी लड़ने के लिए तैयार रहे बाढ़ जैसी सिचुएशन से। वहीं 2017 के चुनाव में निवर्तमान अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव को कड़ी टक्कर देने वाले भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष
हरकेश विक्रम श्रीवास्तव इस बार भी मैदान में और उनका दावा है कि निवर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। अगर उन्हें जनता मौका देती है तो नगर पालिका परिषद को भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे। हरकेश जी, 2017 के निकाय चुनाव में आपने बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा था और सफलता हासिल नहीं हो सकी थी, लेकिन आप दूसरे नंबर पर आए थे। क्या कमियां रह गई थी पिछले बार के चुनाव में? पिछली बार कमियां लोगों ने हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अंडर एस्टिमेट का मात्र शिकार हो गए और बाकी जनता समझ नहीं पाई। एक चुनाव के समय एक लहर से उठती है, कुछ ऐसा परसेंटेज मतदाताओं का होता है जो जिसको लगता है कि जो जीत रहा है उसी को जिता दें, उसी में थोड़ी सी फेलियरिटी हो गई। इन 5 सालों में आप एक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन के माध्यम से आप सेवा भाव में लगे रहते हैं। क्या अंतर आया 5 साल में? किस तरह से मेहनत किया है? किस बार जनता आपको चुने? चुनाव हम लोग 2017 में लड़े, 1 दिसंबर को मतगणना हुई और 2 दिसंबर से पुनः हम लोग अपने काम में लग गए, क्योंकि हम लोग सेवा वाली नीति जानते हैं। राजनीति का काम सेवा से होना चाहिए, उस काम पे लगातार डटे रहे। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए सेवा नहीं करते, जबकि सेवा करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चुनाव लड़ के अगर इस तरह का संसाधन मिलेगा तो और बड़ी सेवा होगी, यही मकसद है। कोई 2-3 प्रमुख काम रहे हों भारत रक्षा दल के और आपके संगठन के माध्यम से जो आपने किया हो, जो यूनिक रहे हों, जो कोई ना कर सका हो? आजमगढ़ में कोरोना काल में एक तरह से इतिहास बनाया भारत रक्षा दल ने। 2 महीने लगातार निरंतर 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, रात भर 24 घंटे यहाँ पे कैंटीन चली, आपदा में कैंटीन माननीय जिलाधिकारी नागेंद्र सिंह के देखभाल में चली और रात भर हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर डटे रहे कि कोई भी मुसाफिर रात में जो पैदल जा रहा हो या किसी तरह जा रहा हो, बिना खाना पानी कुछ नहीं तो बिस्कुट भेली खिला के ही भेजा। और जो लावारिस लाशों का आप लोग, हाँ, लावारिस लाशों वाला काम भी तो ऐतिहासिक है। उससे एक तरह से मानवता को भी हम लोग उस पर संरक्षण कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण छोटी सी नदी तमसा है और महीने में 5-7 लावारिसें उसमें मिल जाती हैं। उसके पहले जब तक हम लोग वो नहीं करते थे दाह संस्कार, इसी नदी में तमसा माँ में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बंधु, किसी का रिश्तेदार जो दुर्योगवश लावारिस हो जाता था उसको फेंक दिया जाता था। उसको भी मुखाग्नि करके हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण बचाया और एक तरह से मानवता की भी सेवा की। कितने लावारिस दाह संस्कार करते? अभी तक लगभग 600 पूरा होने जा रहा है। अच्छा, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इस चुनाव में मुद्दा तो सबसे बड़ा मेरे समझ से आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जनता नगर पालिका के भ्रष्टाचार से त्राही कर रही है। गलियां, सड़कें, नालियां भ्रष्टाचार की खेती बन चुकी हैं। छठवें महीने में नाली टूटती है, सड़क टूटती है, सफाई नहीं होती है और मेरे समझ से बाप मर जाता है बेटे का नाम चढ़ाने के लिए, वरासत जिसको बोलते हैं। नगर पालिका का रेट फिक्स है, भारत रक्षा दल गारंटी दे रहा है, एक भी पैसा नहीं लेने देगा किसी को। और निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल को किस नजर से देखते हैं? निवर्तमान जो कार्यकाल रहा मेरे समझ से अभी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, मेरे समझ से कोई उपलब्धि नहीं है और हर कुर्सियाँ, हर कलेजा पद सबके लिए नहीं बना होता। किसी ने कहा कि कमजोर के हाथों में अगर पैमाना रहेगा, न रिंद रहेंगे न मैखाना रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ चुकी पद्माकर लाल वर्मा का कहना है कि हमने बहुत मेहनत की थी, थोड़ी बहुत चूक रह गई जिसे इस बार मैं पूरा करूंगा और इस बार मैं व्यापारी संगठनों एवं स्वर्णकार समाज के समर्थन से जनता के बीच उतरूंगा। पद्माकर जी, पिछला चुनाव आप नगर पालिका का समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े थे, कहाँ कमियां रह गई? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पे हम चुनाव लड़े, चुनाव बढ़िया लड़े और करीब हमने 7,000 वोट भी मिला। पूरे नगरवासियों के सहयोग से, पूरे व्यापार मंडल के सहयोग से 7,000 वोट पाए हम और निरंतर चुनाव लड़ने के बाद हम लगातार जनता के बीच में रहें, व्यापारियों के बीच में रहें, पूरे ज़िले के नागरिक के बीच में रहें। किसी की समस्या रही तो हमेशा खड़े रहे, चाहे व्यापारी हो, चाहे नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, किसी की समस्या रही हमेशा समस्या में सबके खड़े रहे। और हमारे व्यापारियों का मन हुआ कि आप व्यापार मंडल चुनाव लड़िए, चूँकि हमारा व्यापार मंडल का संगठन जो है, स्वर्णकार समाज का संगठन, सर्राफा एसोसिएशन का संगठन पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है, पूरे ज़िले में है, हर बाज़ार में है। तो हमारे व्यापारियों की इच्छा हुई कि हम व्यापार मंडल की तरफ से चुनाव लड़ें और व्यापार मंडल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इस बार आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं, हम व्यापार मंडल के प्रत्याशी हैं और हम संगठन में काम कर रहे हैं। हम लगातार जो है, हम आज लगातार 2020 में स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष हुए, 2004 में हम व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हुए और 2017 में हम सर्राफा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हुए। क्या मुद्दे आपके रहेंगे?
हमारा मुद्दा रहेगा सफाई हो, नाली में सफाई हो, सड़क साफ हो, सड़क बढ़िया हो, सबको सुविधा मिले, जगह जगह टॉयलेट हो, यही हमारी सुविधा है। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल से आप खुश रहे कि नहीं, उनका काम कैसा रहा? हम किसी जो भी प्रत्याशी हैं या जो भी चेयरमैन रहे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाएंगे। जैसे आज व्यापार मंडल में, सराफा एसोसिएशन में हम काम कर रहे हैं, उससे बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, बिना चंदा का काम करेंगे। आज तक हम इतने दिनों में किसी एक व्यापारी से एक पैसा चंदा नहीं लिए हैं। जो है हम लोग अपने सहयोग से काम करते हैं और काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ चुके अजय सिंह भी इस बार टिकट के दावेदार हैं। उनका कहना है कि चुनाव हारने के बाद भी मैं पिछले 5 वर्षों से जनता के बीच हूं, जनता के दुख दर्द को सुनता रहा हूं और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरे ऊपर अपना भरोसा करेगी और अगर मुझे मौका मिला तो 2.5 वर्ष में नगर पालिका क्षेत्र के विकास को बेहतर से बेहतर स्वरूप प्रदान करूंगा। अजय जी, आप 2017 के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, तो क्या कारण रहा कि आप जीत नहीं हासिल कर सके और क्या कमियां रही इस चुनाव में? देखिए, लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी चीज़ होती है और निश्चित रूप से मैं यही मानता हूँ कि कहीं न कहीं मेरी कुछ कमी रह गई होगी या उस समय एक अफवाहों का दौर था। उस अफवाह में हमारी भोली भाली जनता फंस गई और अफवाह इतना बड़ा था कि मैं समझ नहीं सका कि मैं इसका जवाब भी दूँ, क्योंकि मैं जानता था कि नगर की जनता बड़ी बुद्धिमान है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन जो अफवाह फैलाने वाले हैं वो इस कदर अफवाह फैला दिए थे कि जनता उसको भूल नहीं पा रही थी। तो निश्चित रूप से अब वो बात नहीं है। अब किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं है। अब अफवाह फैलाएंगे भी तो ये जनता जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या था अफवाह में? क्या मतलब आपकी अफवाह में कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और फलां के आदमी हैं, ढेकान के आदमी हैं। तो भाई, मैं तो शुद्ध रूप से 30 साल से भाजपा की सेवा में हूँ। मैं पार्टी की सेवा मैं उन दिनों का पार्टी का सदस्य हूँ जब पार्टी में 2-4 लोग झंडा लेके चलते थे। भाजपा का जो अच्छा दौर था और जब भाजपा का बुरा भी दौर भी था, तो हम सिधारी जैसे क्षेत्र में 8-10 लोग लेके झंडा लेके निकलते थे। वो भी 2-4 लोग भाग जाते थे, फिर उनको पकड़ते थे और झंडा लेके पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया करते थे। 5 साल में क्या अंतर आया? 5 साल मैं चुनाव हारने के बाद सभी सम्मानित जनता के बीच गया हूँ। उनकी हर लड़ाई को, उनकी जो भी बेसिक मुद्दे थे, हर बेसिक मुद्दे पर मैं लड़ा हूँ। और मैं आजमगढ़ नगर पालिका ही नहीं, मैं 10 विधानसभा का कोई भी परेशान व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति आया होगा तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए 4 कदम चला हूँगा। उसके लिए मैंने फ़ोन किया होगा। यदि अधिकारी मनमानी किए होंगे तो मैं उनके विरुद्ध आंदोलन भी किया हूँ, उनके खिलाफ धरना भी किया हूँ, उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया हूँ। क्यों? कि जनता हमारे लिए प्रथम है, अधिकारी मेरे लिए द्वितीय है। जनता के प्रति हम उत्तरदायित्व हैं, अधिकारियों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। अच्छा, जैसे मान ली पार्टी आपको टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा सबसे पहला मुद्दा इस आजमगढ़ नगर के लिए सफाई होगा और नालियों की निकासी। और इसके बाद हम आजमगढ़ को केवल 2.5 वर्ष का समय मुझे चाहिए। मैं अब 5 सालों में, जब से मैं चुनाव हारा हूँ तब से मैं जनता के बीच रहा हूँ। चाहे कोविड का मामला हो, चाहे किसी के मतदाता का मान सम्मान स्वाभिमान का प्रकरण रहा हो, चाहे विकास का मामला रहा हो, मैं जनता के हर मुद्दों पर खरा उतरा हूँ। मैं कोविड जैसे, जब कोविड का दौर चला था 2020 और 21 का, उस पर मैंने अपने हाथों से कोविड के लगभग 10 लाशों को मैंने अपने हाथों से उठाया था। हमारी दल की नेता शीला गुप्ता जी थी, मैंने कोविड में उनको ले आके और भर्ती भी कराया। उनके मरणोपरांत मैंने उनकी अंत्येष्टि भी की। तो इसी तरह मैंने 10 लाशें उठाई होंगी। जब कोई भी, चाहे वो नगर की जनता हो, चाहे लगभग 10 विधानसभा की, कोई भी मतदाता, कोई भी जनता मेरे यहाँ अगर आई है तो निश्चित रूप से उनके मुद्दे पर, उनके वाजिब मुद्दे पर मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा हूँ, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया हूँ। क्यों? कि कोई अधिकारी के प्रति मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ। चाहे आशीष गोयल का आप देखे होंगे
कि आशीष गोयल जो व्यापारी थे, जो सीईओ और एसडीएम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके विरोध में मैं लगातार धरने पर रहा, प्रदर्शन मैंने किया और मैंने कसम खाई थी कि जब तक वहाँ की सीईओ और एसडीएम नहीं जाएंगे तब तक हम चैन इन अधिकारियों को लेने नहीं देंगे। 24 फरवरी को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात रहे जिले के अरौला थाना अंतर्गत विसईपुर गांव निवासी सिपाही संदीप निषाद की भी मौत हो गई थी। संदीप की मौत के बाद से उनका पूरा परिवार माफिया अतीक व उसके गुर्गे के साथ ही परिवार के खात्मे की मांग शासन प्रशासन से कर रहा था। एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के मारे जाने के बाद माफिया और अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या की खबर सुनते ही उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए सिपाही संदीप के परिजन काफी खुश हैं। उनका कहना है कि अब इंसाफ मिला है और कलेजे को ठंडक पहुंची। इसके साथ ही परिजनों ने ये भी कहा कि अभी जो बचे हैं उनका भी खात्मा होना चाहिए। अब तक की पुलिसिया कार्रवाई व अन्य कवायद पर शहीद सिपाही के परिजनों की संतुष्टि जाहिर की है। शहीद के पिता संत राम निषाद, माता समुद्रा देवी व भाई विजय यादव का कहना है कि उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। मतलब 2 दिन या 3 दिन पहले असद और गुलाम का इनकाउंटर हुआ और आज सूचना मिली कि मतलब अतीक अहमद और अशरफ का हत्या हुई। तो इस हत्या में कोई तो मतलब सरकार के और प्रधानमंत्री की तरफ से तो कोई हत्या हुई नहीं। वो मेडिकल करवाने के लिए ले जा रहे थे और मीडिया और या कोई मीडिया बन के कोई मतलब गोली मार दिया। तो मुझे सुनकर थोड़ा आराम मिला और मेरे बेटे के आत्मा को थोड़ा शांति मिली। और मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि हम तो 2 नौकरी के लिए कहा था, घर बनाने के लिए मैं तो एक चाचा जी के घर में रहता हूँ। अगर मंत्री जी को ना विश्वास हो तो खबर करवा के देख लें कि मैं चाचा जी के घर में ही रहता हूँ। मेरे पास तो एक कच्चा मकान है, वो भी गिर रहा है। अब तो हम बेसहारा हैं, हमारा तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई। अब 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद है, 2 बच्चे भी हैं। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? 2 नौकरी मांग रहा हूँ और मतलब घर, आवास और शहीद स्मारक। ये तो हम लोगों को सुनकर जो है कल रात को घटना हुई है, हम लोगों को शांति मिली है और हम यही कहना चाहेंगे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मुद्दा उठा रही हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये उनके विपक्ष में बोल रही हैं कि इन्होंने योगी जी ने करवाया, ऐसा कुछ नहीं था। जो घटना अचानक से हुई है, इस घटना की शासन और प्रशासन को पता नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ने ये सब किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसी घटनाएं इन लोगों को इनको बर्दाश्त को अंजाम दिया हो, उन लोगों ने अब तक यही बदला लिया दोबारा अपने कारणों का, तो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हत्या करते समय जो हत्या का मामला आ रहा है, जो हत्या करने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि हो सकता है उनके भी परिवार में किसी का हत्या किए हों या किसी का दिल दुखाए हों कि किसी की ज़मीन हड़पे हों, क्योंकि इन लोगों के साथ में मुकदमे दर्ज हैं। तो हो सकता है उनमें से वो भी परिवार रहा होगा, तो उसका अंजाम अभी उन लोगों ने किया है। अगले से आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी मारा गया है। नहीं, वो फर्जी नहीं, वो इनकाउंटर उनके बेटे का पहले 13 तारीख को हुआ था, दोनों का, गुलाम और अशरफ का, और कल जो अतीक अहमद और अशरफ का हुआ है। ये घटना, हत्या हुई है, ये सही घटना है और इसमें सरकार का ये होना भी चाहिए और जो जैसा करता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दर्द का अंजाम वही समझता है जो दर्द से झेल चुका होता है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर सोमवार को कांग्रेस जनों की बैठक हुई। बैठक में नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई और कांग्रेस की घोषित 5 प्रत्याशियों के नामों के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने औपचारिक घोषणा की, जिसमें आजमगढ़ नगर पालिका से रविकांत त्रिपाठी बूढ़नपुर से, मंजुलता आजमतगढ़ से, डाली गुप्ता मुबारकपुर से, जरीना बानो निजामाबाद से अनीस अहमद प्रत्याशी हैं। सभी प्रत्याशियों का आजमगढ़ कांग्रेस ने स्वागत किया। बैठक में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कौशल कुमार सिंह, मुन्ना राय उपस्थित थे। जिलाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ईमानदार, युवा, स्वच्छ कवि के लोगों को मैदान में उतारा है।
जिनके अंदर नगर के विकास के लिए काम करने की पूरी क्षमता है। सभी कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत से काम करें। जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहां प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय नेता भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि टिकट का बंटवारा सबसे पहले व बेहतरीन तरीके से कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस लोकतंत्र, संविधान, आपसी भाईचारे को बचाने वाली पार्टी है। वह देश हित में काम करती है, उसे वोट की चिंता कभी नहीं रही। पीड़ित के साथ खड़ा होना उसकी प्राथमिकता है। कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय ने कहा कि नगर पालिका और नगर पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए तन मन धन से कार्य करें। नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वह अभी प्रत्याशी अभी तक अपने नहीं दे पाई। बहुत से जनपदों में हमारी कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण का जहां पर चुनाव होना, वहां के सारे प्रत्याशी डिसाइड कर चुकी है। दूसरे चरण के चुनाव में आजमगढ़ जनपद के 5 नगर पालिका चुनाव के प्रत्याशी, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से रविकांत त्रिपाठी, जिनका बहुत पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है और जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। विगत 3 वर्षों में अगर आजमगढ़ जनपद में जिला कांग्रेस कमेटी ने विपक्ष की भूमिका निभाई तो रविकांत त्रिपाठी ने कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया और हर जुर्म और जोर के टक्कर में कांग्रेस के सिपाही के रूप में मुस्तैदी से खड़े रहे, जो कि नगर पालिका आजमगढ़ में चुनाव प्रत्याशी बनाए गए हैं। नगर पालिका मुबारकपुर से जरीना बानो जी हैं, उनके पति जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और अंसारी है, वो मकबूल अंसारी बिरादरी से आते हैं। सूरज गुप्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी डाली गुप्ता, चूँकि महिला सीट है, अजमतगढ़ की प्रत्याशी हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। मंजूलता बेनवंशी जी, वो बूढ़नपुर की हमारी प्रत्याशी हैं, तो घरगार समाज से आती हैं, गांव की प्रधान भी रह चुकी हैं। और कौन है? और अनीस अहमद नगर के अध्यक्ष हैं निजामाबाद के, वह भी हमारे प्रत्याशी बनाए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से आजमगढ़ जिले की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर इस देश की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान है, पूरा देश मानता है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में यदि कांग्रेस का हाथ है, यह देश मानता है, इस देश के संविधान को बचाने में, उसकी मूल भावना का सम्मान करने में अगर कांग्रेस का हाथ है, भाईचारे को बरकरार रखने का अगर कांग्रेस का योगदान है, तो विगत 3 वर्षों में आप आजमगढ़ जनपद में पत्रकारिता करते हैं और आजमगढ़ जिले में जब जहां लोकतंत्र को कुचलने जैसा मामला या किसी पीड़ित को पीड़ित करने का मामला, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े होने का मामला रहा हो, जहां भी विपक्ष की भूमिका निभाने का मामला रहा हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहा। विगत 34 वर्षों से कांग्रेस की सत्ता में होने के बावजूद जिस समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को आजमगढ़ जनपद के लोगों ने विगत 34 वर्षों से लगातार वोट दिया, उनकी जांच नहीं देखी, पांच नहीं देखी, उनके अपराध का सिलसिला नहीं देखा, उनके गुण दोष को नहीं देखा, फिर भी वोट दिया, कांग्रेस को हाशिए पर रखा, तब भी कांग्रेस होपलेस नहीं हुई, हतोत्साहित नहीं हुई। अपना फर्ज समझ करके कि हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी, संविधान की रक्षा करनी है, हमें पीड़ित के साथ खड़ा रहने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। सभी टाउन एरिया में, सभी नगर पालिका में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, सभासद का चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव। जैलिम संबिम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं
मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh. Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT, JEE and NEET. साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।